Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna be sharing some tips जिससे तुम भी ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर सकते हो. So without wasting any time, let's get started. तो मेरी टिप नंबर 1 would be कि तुम्हें मैप से फेमिलियर हो जाना है. तुम्हें इंडिया वाला मैप अच्छे से आना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पर हैं, बिकॉज डायरेक्ट लोकेट करने के लिए आ जाता है. तुमसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है. तो तुम्हें इंडिया वाला मैप अच्छे से आना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पर हैं. नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पे असम है, कहाँ पे नागालैंड है, कहाँ पे मणिपुर है. तो प्लीज़ मैप्स अच्छे से करके जाना, बिकॉज मैप्स के 10 मार्क्स हैं. 70 मार्क्स का पूरा पेपर आता है एंड 10 मार्क्स तो मैप्स ही तुम्हारी ले जाता है. तो अगर तुम मैप्स में अच्छा कर गए तो तुम्हारे 10 मार्क्स ऐसे तुम्हें फ्री के मिल रहे हैं. मतलब वर्ल्ड मैप से तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है. मतलब वहाँ से सिर्फ एयरपोर्ट्स आते हैं, सी पोर्ट्स आते हैं एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाला जो चैप्टर है वहाँ से बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं. एंड मैं वैसे भी कहूँगी कि वर्ल्ड मैप से फेमिलियर हो जाना. तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं, कौन से कंट्री कहाँ पर है. मतलब तुम्हें इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेसिक. एक तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हो एंड उसके साथ साथ इसलिए भी क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है बुक 1 में, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेसेस आएंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आने वाले हैं एंड तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएंगे, बिकॉज बहुत फैक्चुअल चैप्टर है वो. तो अगर तुम थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप से फेमिलियर हो गए तो तुम्हारे लिए उन प्लेसेस को विजुलाइज करना वुड बी ईजियर. एंड इंडिया वाला मैप भी आना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ से तो डायरेक्ट लोकेट करने के लिए आ जाता है. वर्ल्ड मैप में तो चलो तुम फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, बट उसमें तुम्हें लोकेट करना होता है खुद से. माइंस वगैरह लोकेट करनी होती है और भी बहुत सारे प्लेसेस. तो इंडिया वाला मैप, वर्ल्ड वाला मैप, दोनों अच्छे से करके जाना. मैप्स की तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए तो तुम्हें 10 मार्क्स ऐसे ही फ्री के मिल जाएंगे. एंड बोर्ड्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मत सोचना कि फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं. बल्कि मुझे सीयूईटी में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं दिखे थे, बट मुझे बोर्ड्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस दिखे थे. तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है. जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो बॉक्सेस पढ़ के जाना है एंड फैक्चुअली भी तुम्हें एकदम रेडी रहना है, बिकॉज ज्योग्राफी में तो तुम खुद ही देख सकते हो, इट्स ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, फिगर्स. तो तुम्हें उनका अच्छा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हाईएस्ट है, कौन सा स्टेट किस चीज़ में लोएस्ट है, क्या कमोडिटी हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. तो तुम्हें इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए. चैप्टर अच्छे से पढ़ना एंड जो टैबुलर डेटा तुम्हें दिया जाता है उसको भी तुम्हें समझना होगा. मतलब थोड़ा सा आइडिया ले लेना उस टैबुलर डेटा का भी, बिकॉज वहाँ से भी तुम्हें ऐसे अरेंज करने के लिए आ जाएगा हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट की कौन सा कमोडिटी हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या कौन सा कमोडिटी हम लोग कम इंपोर्ट करते हैं. तो वो टैबुलर डेटा जो इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में है दूसरी बुक में, वो प्लीज़ देख लेना. एंड जब बात आती है डेटा की तो इसमें आ जाती है बात लेटेस्ट एनसीईआरटी की भी. तो मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्वे एचडीआई रैंक में नंबर 1 पर है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी थी. बट न्यू एनसीईआरटी में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर था. तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है. जब भी डेटा की बात आए ज्योग्राफी की लेटेस्ट एनसीईआरटी पे रिलाई करना है, गूगल पे भी नहीं करना है. सिर्फ ज्योग्राफी की बुक जो कह दे रही है वही सत्य वचन है. एंड एक और बात, लास्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. यस, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स वाला जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग को लगता है कि अरे वो तो इजी चैप्टर है और लास्ट चैप्टर होता है तो हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. बट वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. हम लोग सोचते हैं कि इसमें एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, बेसिक चीज़ें हैं जो बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इतना ध्यान नहीं देना है. बट देना है, क्योंकि जब वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जब वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, तो या तो तुम आंसर कर पाते हो या नहीं. तो प्लीज़ जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स वाला चैप्टर है वहाँ पर जो भी टेबल वगैरह दिए गए हैं उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना एंड उस चैप्टर को अच्छे से. एंड केस स्टडी इंपॉर्टेंट है. केस स्टडीज़ ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि तुम्हें दे दी जाती है एंड उसी में से तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है. बट जो भरमौर केस स्टडी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ से सीधा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है. तो तुम्हें भरमौर केस स्टडी एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए. कोई केस स्टडी पढ़ो ना पढ़ो, बट ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया था मेरे पेपर में 2025 के. तो प्लीज़ 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 भरमौर केस स्टडी अच्छे से करके जाना. एंड दौराला केस स्टडी जो मेरठ वाला था केस, जिसमें कि ग्राउंड वाटर में लेड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वो केस स्टडी भी अच्छे से करके जाना. एंड जो झबुआ केस स्टडी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. भरमौर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है. तो प्लीज़ प्लीज़ केस स्टडी पे ध्यान देना एंड जो बॉक्सेस हैं उनको भी देख लेना. सारे जो भी डेटा वगैरह है थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाना. तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ हाईएस्ट है, लोएस्ट है. एंड ये इसी के साथ तुम अच्छा स्कोर कर सकती हो ज्योग्राफी में.
एंड आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि इतने सारे डेटा हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, कैसे याद होगा। मैंने एक सजेशन तुम्हें हर वीडियो में दिया है एंड वो ये है कि तुम हेडफोन्स में बाइनॉरल बीट्स प्ले कर सकते हो, बिकॉज इससे फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। मतलब मेरे लिए तो ये वर्क करा, आई होप तुम्हारे लिए भी वर्क कर जाए, किसी एक के लिए भी वर्क कर जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो तुम बाइनॉरल बीट्स हेडफोन्स में प्ले करा करो एंड उससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है एंड फैक्ट्स वगैरह अच्छे से याद होते हैं। एंड तुम जैसे जैसे पढ़ते रहोगे, लेक्चर्स देखते रहोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहोगे, जब तुम एक ही चीज़ देखोगे, एक ही चीज़ पढ़ोगे, एक ही चीज़ सुनोगे, फुल एग्जाम्स वगैरह देते रहोगे एंड आगे जाके तुम सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे एंड बोर्ड्स के वक्त तो तुम्हारी अलग ही लेवल की प्रिपरेशन होगी ना, तो इतने सब में अच्छे से याद हो जाता है। तो डो नॉट वरी एट ऑल। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, एंड में सब हो जाता है। एंड जब ज्योग्राफी की बात आ गई है तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर की बात आखिर कैसे ना आए। वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे अभी भी बहुत सारी माइंड्स याद नहीं है। एंड ऐसा होगा, जो मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हें बोर्ड्स तक तुम्हें सारे डेटा वगैरह याद हो जाएंगे, कुछ डेटा तुम्हें ज्योग्राफी में याद नहीं भी हो सकते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके। मुझे CUET तक भी कुछ डेटा वगैरह नहीं याद थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, राइट। हम लोग सब कुछ ऐसे मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में तुम्हें सिर्फ वही माइंड्स याद करनी है जो मैप में आएंगी, दैट इज इट। उसके अलावा अगर कुछ माइंड्स वगैरह याद हो रही हैं तो याद कर लो, अदरवाइज उतना भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ याद हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम किसी सब्जेक्ट के लिए एकदम 100% प्रिपेयर हो वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ तुम्हें लगता है कि छूट गया है। कभी तुम्हें लगता है रिविजन रह गई है, कभी तुम्हें लगता है अरे वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेता तो सही हो जाता। कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा बनी, तो डू नॉट वरी एट ऑल एंड सब कुछ आराम से हो जाएगा। माइंड्स वगैरह कुछ नहीं भी याद होती है, इट्स कम्प्लीटली ओके। कुछ 2-3 MCQs आ जाते हैं, नहीं तो नहीं भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन माइंड्स वगैरह से कोई MCQ आ ही जाए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें नॉर्थ टू साउथ माइंड्स को अरेंज करना होता है, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि तुम्हें माइंड्स दे दिए जाते हैं एंड एक जगह तुम्हें स्टेट्स दे दिए जाते हैं, तो तुम्हें मार्क करना होता है। बट ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हें माइंड्स थोड़ी बहुत याद नहीं है तो तुम बहुत ही लो स्कोर करोगे, ऐसा नहीं है। जितना याद हो रहा है कर लो, नहीं हो रहा है इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड CUET में तो उतने फैक्चुअल क्वेश्चंस आए भी नहीं थे, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, कुछ तो बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आए थे। मतलब डेटा वाले बहुत कम ही आए थे, क्योंकि उन्हें भी आफ्टर ऑल पता है एग्जामिनर को भी कि इतना थोड़ी कोई याद कर सकता है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर ओवरऑल क्या है चैप्टर वो ढंग से समझ लेना। एंड जो माइंड्स याद हो रही हैं ओके, जो नहीं हो रही हैं कोई बात नहीं। मैप्स में जो माइंड्स लोकेट करने के लिए आएंगी बस वो पता होनी चाहिए, उससे भी काफ़ी काम बन जाए। एंड उस चैप्टर में तुम्हें बेसिकली ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस मिनरल के लिए ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इतना तुम्हें अगर आइडिया है, बेसिक आइडिया है, तो तुम कर लोगे। एंड पढ़ने का तरीका तो सिमिलर ही है सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि पहले तुम्हें लेक्चर देखना होता है किसी भी यूट्यूब चैनल से जिस पर तुम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, जिस पर तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड फिर NCERT की रीडिंग एंड देन शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो और रिवीजन करते रहो, हो जाता है। एंड मैप्स पर ध्यान देना है, मैप्स अगर तुमने कर लिए तो 10 मार्क्स तुम्हें फ्री के मिल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार मैप्स पर एम्फेसाइज कर रही हूँ, बिकॉज मैप्स इंपॉर्टेंट। NCERT के अलावा कहीं से नहीं आता है, तो कोई सोर्स एज सच रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ NCERT से ही आते हैं, सारे MCQs, सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सब कुछ NCERT से आता है, तो उसके अलावा कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT कर लो सारे सब्जेक्ट्स में, इट्स इनफ। तो या दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो हेल्प करी हो। अगर ये वीडियो हेल्प करी है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।